अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबाज़ार प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। 18वीं तरमीम के बाद तालीम की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी सूबों की है। हुकूमत सिंध ने इस हवाले से क्या किया है वो डेफिनेटली जवाबदेह हैं। उनके जो इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, वो इस हवाले से जवाबदेह हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि हुकूमत सिंध ने तालीम के हवाले से जो मौसर निज़ाम बनाना था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करना था, जो बेहतर डिलीवरी और गवर्नेंस देनी थी, वो किस हद तक वो दे पाए हैं। और टैक्स पेयर का जो पैसा है, जो 12 अरब रुपए का जो अमाउंट रखा गया 2015 और 2016 के लिए, वो कितना इन्वेस्ट हुआ, कितनी क्वालिटी इन्वेस्टमेंट हुई और उससे क्या इंप्रूवमेंट आई है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और आगे आने वाले बजट में क्या करना चाहिए वो भी इंतहाई ज़रूरी है। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे जो है वो सिंध के स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं और उसमें से 62 लाख बच्चे स्कूलों में जाते ही नहीं। सो निस्फ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में तालीम हासिल करने से महरूम हैं। 48% स्कूलों में फर्नीचर, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, जो 4 दीवारी है, बिजली और पानी जो है वो नहीं है। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों के अंदर मौजूद नहीं तो तालीम का क्या मयार होगा। उसके अलावा जो हाज़िरी है पूरे मुल्क में, जो हाज़िरी जो अटेंडेंस है वो 80% है बच्चों की और असातिज़ा की, और सिंध के अंदर ये 67% है। बहुत ज़्यादा सीरियस नौइयत के स्टैटिस्टिक्स हैं। हमारे साथ वेरी रिस्पेक्टेबल जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब मौजूद हैं। तालीम के हवाले से बेहतर तौर पर फोकस करते हैं, बेहतर तौर पर समझते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत शुक्रिया अनवार साहब, बहुत नवाज़। सर ये इशू क्या है? एक तरफ हम गवर्नेंस इंप्रूव नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट नहीं करते, फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि जो तरजीहात हैं, जो अवेलेबल जो फंड्स हैं, वो अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हों तो शायद निज़ाम बेहतर हो जाए। तो क्या कहेंगे सर, इशू इतना सीरियस है लेकिन जो रिस्पॉन्स है, जो हमारे इलेक्टेड जो MPAs हैं, जो हुकूमत सिंध है, उनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। आपने इस कदर उम्दा स्टैटिस्टिक्स के साथ इस तस्वीर को मुरतब किया कि बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि जैसे हम तालीम की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जितना देनी चाहिए। मैं इस बारे में तो एक जुमला आमतौर से कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आप एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज करके सारे लोगों को मरबूत अंदाज में, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हों, पब्लिक सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के हों, इंटेलेक्चुअल्स हों, उन सब को मिलाना पड़ेगा। और फिर ख़ास तौर से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग हैं उन्हें भी। तो इसमें मार्च 2013 में जो एक्ट पास हुआ सिंध असम्बली से, वो सूबों में सबसे पहले हुआ है और उसमें 5 से 16 साल तक के बच्चों की लाजमी और मुफ्त तालीम का प्लेज या वादा किया गया। अब होना ये चाहिए था, मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पर, कि उसके फौरन बाद एक तो रूल्स बनती, और रूल्स बन रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि फाइनेंशियल साइड के ऊपर ये होता कि जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल बने, जो बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं उनका एहतमाम हो, ताकि वो जो जिम्मेदारी है 5 से 16 साल तक की लाजमी और मुफ्त की, और जहाँ मुफ्त नहीं है उसका एहतमाम हो। अच्छा सर, इसमें वो आप दोस्त कह रहे हैं, मैं इस तरफ आता हूँ सर। 1 करोड़ 20 लाख बच्चे हैं सिंध के अंदर स्कूलों में, और स्कूलों की तादाद है 47,394 स्कूल, और जिसमें 91% प्राइमरी स्कूल है। तो उन स्कूलों में अगर निस्फ से ज़्यादा बच्चे नहीं जा रहे तो इसका मतलब है जो ज़्यादा सीरियस मसला है वो ये है कि बच्चों को उनके घरों से निकाल कर स्कूल लेकर जाया जाए, और जो स्कूल पहले से जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको रोका जाए, जो रिटेंशन रेशियो है उसको इंश्योर किया जाए। तो सर इस तरफ तो काम ही नहीं हो रहा। अगर हम ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ले जाएंगे और डेवलपमेंट की तरफ कम रखेंगे तो फिर जो पैसा एलोकेटेड है उसका फायदा भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, एक तो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये मैं क्लियर करूं कि देखिए, ये जो एलोकेशन है ये टोटल बजट का 23.7% है, यानी अराउंड 24% बजट हम दे रहे हैं एजुकेशन पर, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। तो यूटिलाइजेशन की बात है। तो दूसरी बात आपने जो अभी की है ना, इसमें देखिए 3 फैक्टर्स हैं। एक वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं बच्चे, जो 11 साल की उम्र को अगर पहुंच जाएं तो इलिटरेट पॉपुलेशन में उनका शुमार होता है, वापस नहीं आ सकते आप। तो लिटरेसी का रेट जो मुतासिर होता है वो इस सबब से होता है। तो पहली चीज़ तो है कि वो जो आउट ऑफ स्कूल है वो। दूसरा मामला होता है पार्टिसिपेशन रेट। अभी आपने आदाद-ओ-शुमार बताते हुए खूबसूरत तरीके से बताया कि अराउंड 80% पार्टिसिपेशन रेट है।
पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो सब के सब आ रहे हैं या उनमें से कितने आ रहे हैं? बिल्कुल। तो उनमें से 80% तो आ रहे हैं और फिर ड्रॉप आउट हो रहे हैं इतने ज्यादा जितना आपने बताया। तो इस तरह वो जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हो जाते हैं उनकी तादाद तकरीबन 37 to 40% हो जाती है। बिल्कुल सही सर। आप देखें ना 7,22,000 बच्चे पहली जमात में दाखिला लेते हैं जी जी। और छठी तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 5 लाख बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो बहुत सीरियस ब्लो है हमारे लिए। बहुत ज्यादा है, इसलिए इस ड्रॉप आउट को रोकना पहला काम, ठीक है, पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना दूसरा काम, और तीसरा काम जो है वो देखिए ये क्यों है, इतना गैप क्यों है, जरा ये भी एक लम्हे के लिए हम ला रहे हैं। ये जो 47,000 स्कूलों की तादाद आपने बताई है, इनमें से तकरीबन 44,000 जो है वो प्राइमरी स्कूल से, ठीक है, और तकरीबन 4,000 प्लस ये हैं अबव टू प्राइमरी। आप ज़रा सोचें, बहुत अच्छा आपने कहा, 91% के मुकाबले में आपने अब्रीच करने के लिए इस गल्फ को 9% रखें, तो 91:9 या 90:10, ये आप खुद ही इतना बड़ा गल्फ जो है वो क्रिएट किए हुए हैं कि इसको अब्रीच करना मुश्किल है। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ, जो पहले से यकीनन बाखबर भी होंगे और आप तो हैं, कि ये तय किया था हुकूमत ने कि जितने प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सबको ग्रेजुअली और विद इन स्पेसिफाइड टाइम एलिमेंट्री स्कूल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। मीनिंग देयर बाय कि वो क्लास 1 to 5 नहीं रहेंगे, 1 to 8 हो जाएंगे। 1 to 8 हो जाए। तो 1 to 8 होने का मतलब क्या होगा कि 90% जो सिर्फ प्राइमरी के लिए थे, ये 90% एलिमेंट्री या 8वीं तक के लिए हो गए। तो सर फिर ये भी तो मसला है ना कि 2010 के बाद जब से फंड्स मिल रहे हैं और ठीक ठाक फंड्स मिले सर, 350 अरब रुपया सालाना एनएफसी की मद में हुकूमत सिंध को मिलता है, 400-450 अरब पंजाब को मिलता है, कोई 125 अरब रुपया केपीके को मिलता है, और कोई 700-800 मिलियन रुपीस जो हैं वो बलोचिस्तान को मिलता है। तो सर पॉइंट ये है कि आज हमारे मुल्क में हम पैनामा लीक्स की बड़ी बात कर रहे हैं, टैक्स इवेजन का जो पैसा जा रहा है उस पर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर जो हम पैसा सूबों को दे रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं सर। तो पॉइंट ये है कि 91% स्कूल अगर हमारे प्राइमरी हैं और उसको अपग्रेड करना है, तो नंबर 1 हमने अपग्रेड क्यों नहीं किया? नंबर 2, अगर ड्रॉप आउट रेशो 7 लाख बच्चे पहली जमात में जाते हैं, आगे 2 लाख रह जाते हैं, तो वो रिटेंशन रेशो इंश्योर करना किसकी जिम्मेदारी है? तीसरा, जो बिजली, पानी, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर और बाउंड्री वॉल जो बनानी है वो अगर नहीं बन रही तो उसके लिए जवाबदेह हैं हमारे हुक्मरान। तो सर ये 3-4 जो बुनियादी इश्यूज हैं, इसको कब और कौन हल करे? कोई और हल नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही करेगी। लेकिन मैंने जिस तरह अर्ज किया कि इनके यहाँ जो मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं उनकी यहाँ रब्त होने की ज़रूरत है, जो कि एजुकेशन इमरजेंसी ही से हो सकती है। आपने जिस तरह भी फरमाया बिल्कुल उम्दा कि ये फैला हुआ काम है, सिर्फ पैसों के मख्तस करने से बात नहीं बनेगी, प्लानिंग की ज़रूरत है। देखिए बहुत सारे फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं चूँकि PD रहा हूँ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट जिसका नाम था सिंध प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। उस वक्त हमने इतना बड़ा काम कर लिया था, कर चुके थे कि जो बुनियादी नौइयत की ज़रूरत है तालीम की वो फराहम कर दी जाए। ये जो इस वक्त मुफ्त किताबें दी जा रही हैं ये वहाँ से शुरू हुआ था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स नहीं भी हैं और हमारे वसाइल यहाँ मौजूद हैं, हर एक तैयार हो जाएगा इसमें सप्लीमेंट करने को, बशर्ते कि उन्हें मालूम हो कि उनका पैसा ज़ाया नहीं हो रहा है। सर मैं इसी तरफ आ रहा था सर। अब मसला सर ये है कि जो सरकार है वो पब्लिक सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर एजुकेशन का निज़ाम दुरुस्त नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां मिल गई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि सरकार ने काम नहीं किया, उन्होंने हर चीज़ अपने हिस्से में डाल ली है कि वो जो फीसें हैं वही तय करते हैं, निज़ाम कैसा होगा वही तय करते हैं, कंटेंट कैसा होगा, टीचर कैसा होगा, तमाम चीज़ें। उससे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है सर उसके पास।
तो एक तरफ जो सरकार का निज़ाम है वो कोलैप्स हो गया है, जो प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन किसी हद तक बेहतर है लेकिन वो नाजायज़ जो फीसें वो भी वसूल करते हैं, और जो तालीम का निज़ाम है उसको चेक रखने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास निज़ाम नहीं है। तो सर जो दो पैरेलल सिस्टम जो चल रहे हैं उसमें जो गैप है वो मुसलसल बढ़ रहा है, तो उसको कौन देखे? अच्छा, एक तो मैं ये वाजे करूं कि देखिए, जिस वक्त आप कराची के तनाज़ुर में फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो कराची में जब आप आबादी को यूं ले जा रहे हैं, प्लाजाज बन रहे हैं और वहाँ एमिनिटी प्लॉट्स नहीं हैं, ये सोचे समझे बगैर कि हम इजाज़त दे रहे हैं यहाँ इतनी मंजिला प्लाजाज बनने की, इसमें जो बच्चे रहेंगे अपने वालिदैन के साथ वो कहाँ पढ़ेंगे, इसलिए कि वहाँ एमिनिटी प्लॉट नहीं है। ऑलरेडी जो स्कूल्स हैं वो ओवर क्राउडेड हैं। ऐसी सूरत में इन्हें पूरी एज मिलती है कि वो फिर छोटी सी जगहों के ऊपर स्कूल खुलते हैं और स्कूलों में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती कि जो बच्चे का हक है हासिल करना। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने दो अलग पोलराइजेशन की बात की है ना, मैं इसे थोड़ा सा मिलाने की काविश कर रहा हूँ। पोलराइजेशन विद रिगार्ड टू डिनोमिनेशन तो है, विद रिगार्ड टू क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेशन पोलराइजेशन नहीं है, नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत मुसलसल नाकाम होती जा रही है, अपने जो अहदाफ उन्होंने रखे हैं अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। अभी आप देखें, अभी रिसेंटली सर एक स्टडी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट और अलिफ ऐलान की तरफ से, उन्होंने कहा है कि ओवरऑल जो तालीम के मैदान में जो बेहतरी होनी चाहिए थी उसमें 4 दर्जे हम गिर चुके हैं, और इसके अलावा जो रिटेंशन जो स्कोर है जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें 8 पॉइंट्स हम गिरे हैं। तो सर ये तो दोनों सीरियस इश्यूज हैं। तो आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत तमाम फंड्स मिलने के बावजूद, तमाम वसाइल होने के बावजूद और इसके अलावा जो कम्युनिकेशन जो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके बावजूद अगर ये रिटेंशन रेशो भी गिर रहा है, अगर तालीम का निज़ाम बेहतर तौर पर हम बना भी नहीं पाए, तो ये तो बहुत बड़ी नाकामी है। मैं इसको इस अंदाज में लेता हूँ कि आधा गिलास खाली है कि बजाय हम ये कहें कि आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन गिलास पूरा भरना चाहिए और पूरा भरने के लिए इन्हें इंतजाम करना है। सर आपको लगता है आधा गिलास भरा हुआ? आधे गिलास भरा हुआ मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। देखिए, मैं 2 मिसालें दे रहा हूँ उसकी। वही वाली बात है कि ऐब हा जुमला बगुफ्ता नहीं होना रश नीज बगू। सारे ऐब तो हमने गिनवा दिए, अगर कोई एक आध चीज़ है तो उसको भी करो ताकि उसी की बुनियाद पर वो आगे चल पड़े खुदा के गज़ब को सामने रखते हुए। वो ये है कि अब इन्होंने मॉनिटरिंग का सिस्टम जो किया है, वो जो अब वो थंब इम्प्रेशन से हाजिरी क्लियर कर रहे हैं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। इसलिए कि जो एब्सेंटीज़म था ना, घोस्ट टीचर का सिस्टम था, उसको कवर तो किया जा रहा है ना जहाँ आ रहे हैं। फिर एक काम और हुआ है, वो मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ, वो है प्रोविंशियल करिकुलम काउंसिल की तश्कील। उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया है, पब्लिक सेक्टर को भी। तो वो रिव्यू कर रहे हैं इस वक्त तक के सारे करिकुलम को, इसलिए कि अब करिकुलम इज अगेन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये काम जरूर हो रहा है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमें इतना इंतजार नहीं कराना है उन बच्चों को जिनका वक्त ज़ाय हो रहा है, और पेरेंट्स को कि जो एक मुश्किल में हैं इस वक्त बगैर किसी रिजर्वेशन के आना चाहिए इस सतह पर कि जी हम आ गए हैं, अपनी नाकामियों का एतराफ़ करते हुए कामरानी और कामयाबी की तरफ बढ़ने की गरज से हम आपका ताउन और इश्तराक चाहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट लोग भी और दूसरे वॉलंटियर्स भी आए और इस वक्त इस पूरी कैफियत को अपनी समझें। सर आपने 100% दुरुस्त बात की है कि नाकामी का एतराफ़ करेंगे तो हम जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे, कामयाबी की तरफ जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो अपनी नाकामियों को नाकामी समझ नहीं रहे ना। वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो वफाक की जिम्मेदारी थी, 2010 से पहले वफाक कॉन्करेंट लिस्ट का मसला था, वफाक फंड्स नहीं देता था, अभी 6 साल हुए हैं, अभी हमें और टाइम दे। तो सर पॉइंट ये है कि कितना वक्त चाहिए अब सूबाई हुकूमतों को, जिसमें पंजाब भी शामिल है, जिसमें KTK भी शामिल है, बलोचिस्तान भी है, सिंध भी है, कि टैक्स पेयर अपना पैसा भी दे रहा है। प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप जो है वो लाखों रुपए और हज़ारों रुपए फीसें भी दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो बच्चे हैं उनको मयारी तालीम अगर नहीं मिल रही, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, तो फिर सर क्या किया? नहीं, इंतज़ार तो इन्हें करना नहीं है। देखिए, अब फिर इन्हें अवाम की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। आपके ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए अवाम अलर्ट होते हैं, वो इनसे एक तरह का एहतसाब लेते हैं। कब? जब वोट डालने। इन्हें चाहिए कि वो वक्त आने से पहले डिलीवर करें। और मैं ये भी बताऊँ कि हाँ, ये बात तो सही है कि वफाक के पास जब तक था, देखिए इस वक्त लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो है वो 2009 सितंबर में आई थी, और वो भी
1998 से 2010 तक चलने वाली पॉलिसी को बीच में तोड़कर लाई गई थी और उसमें ये कहा गया था, इसमें जो इस वक्त है कि हम 2015 तक 85% लिटरेसी का रेट ले आएंगे और 7% जीडीपी का इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। हम 2016 में बैठे हैं। वो पॉलिसी यकीनन गलत रही, इसलिए अब सूबों को अपनी नई पॉलिसी बनाना चाहिए। तो सर हर 100 रुपए में से 2 रुपए हम जो तालीम पे खर्च कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया, और उस 2 रुपए के अंदर भी ज्यादा जो खर्चा है 1 रुपया 80 पैसे वो करंट एक्सपेंडिचर है, तनख्वाहें हैं, सैलरीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बिजली पानी गैस उसके बिल हैं। तो 20 पैसे एक्चुअली हर 100 रुपए में से हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तालीम के अंदर, जिसके दफा आपने इशारा किया। नंबर 1 सर, क्या ये काफी है? ना और काफी। क्या ना काफी तो अब फिर कमिंग बजट में हम क्या करें? सिंध हुकूमत क्या करे? कीपिंग इन लीव ऑफ द प्लेजेस एंड द प्रॉमिसेस एंड द प्लान्स जो हमने अभी किया एक्ट के तहत, हमें रैशनली प्लान बनाना चाहिए कि कितने नए स्कूल खुल रहे हैं, कितने स्कूलों में जो इस वक्त मौजूद हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, किन किन जगहों पर टीचर्स नहीं है वो देना है। इन सब चीज़ों को मजबूत करके और एक इस तरह का डेवलपमेंट बजट लाना होगा जो इक्वल टू दिस बजट होगा। यानी अगर आप 12 अरब का बजट ला रहे हैं, अब नेक्स्ट में इन्हें चाहिए कि अगर 10 अरब सैलरीज वगैरह के हैं जिससे बफर नहीं है, तो 10 अरब ही कमोबेश इन्हें लाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ताकि ये जो एक कमी है, खला है, फ्लॉ है, इसको अब्रिज किया जा सके। जब तक ये नहीं करेंगे हम छलनी में पानी भरने के मुतरादिफ काम करेंगे। प्रोफेसर अनवार अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया सर, मैं जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अनवार अहमद सईद और उनकी माहिराना राय आपने सुनी और उन्होंने बेहतर तौर पर डिफरेंट जो फिल्टर्स हैं और जो बैरियर्स हैं सिंध के तालीमी निज़ाम के अंदर उसकी निशानदही की है और क्या हमें करना चाहिए। पॉइंट ये है कि कमिंग जो बजट है 2016-2017 के लिए, उसमें सूबों पर ज़्यादा भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वफाक के पास डिफेंस है या उनके पास डेट सर्विसिंग है या उनके पास जो रनिंग एक्सपेंडिचर है पूरे सिस्टम का उसको चलाने के लिए। तो ये 2-3 भारी जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सूबों के पास हैं और जो अव्वलीन जिम्मेदारी है वो अपने बच्चों को बेहतर और मेयारी तालीम देना। सो लेट्स सी कि अब सूबा सिंध जो है वो किस हद तक बेहतर जो पॉलिसी अनाउंस करता है, बेहतर बजट अनाउंस करता है और बेहतर तौर पर रिफॉर्म करता है ओवरऑल तालीमी निज़ाम को। इस हवाले से मीडिया अपना चेक रखे हुए है। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि कमिंग बजट में जो फूड आइटम्स हैं उस पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर सेल्स टैक्स बढ़ता है हुकूमत अपना रेवेन्यू कमाने के लिए तो मजीद महंगाई का एक नया तूफान आए। चीज़ें आ रही हैं तो इस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि अभी इस्लामी महीना आ रहा है, रमज़ान का महीना है, इतना बरकती महीना है। हमारा इस्लामी महीने में रेट और बढ़ जाते, दूसरे और मुल्कों में रेट कम हो जाते। इस वजह से थोड़ा रेट कम होना चाहिए, गरीबों का भी बचत हो जाए और गरीब भी खा सके कहीं नहीं। सर गवर्नमेंट तो 10 अरब का टैक्स कमाना चाह रही है, उसने प्लान कर लिया है। सर वो गवर्नमेंट तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहेगी, लेकिन गरीबों का भी तो एहसास होना चाहिए किसी को कि गरीब भी कमा के खा सके, कम से कम उनके बजट में भी आ सके। कम से कम वो मसाले वगैरह हैं जो खाने पीने की जितनी भी अशिया हैं वो खा पी सके। तो गरीब बंदे पर तो टैक्सों का पहले ही बोझ है। यहाँ पर बोझ के साथ साथ जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, गुर्बत, तमाम मसाइल बहुत ज़्यादा है। अमीर तबके पर गिरफ्त मजबूत नहीं होती हमारे हुक्मरानों की। अशराफिया इसी मुल्क में अयाशी कर रहा है, आज उसके लिए जन्नत है, लेकिन गरीब बंदे पर बोझ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? यही टैक्स का मसला चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगकर आ रहे हैं, हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है। टैक्स गरीब नहीं देना है, गरीब ही टैक्स भर रहे हैं, और कौन भर रहा है? अमीर तबके में तो कोई टैक्स नहीं भर रहा है। आप देख लें, कहीं भी चले जाएं, आप बैंक में देख लें, बैंक में भी 3% बढ़ाया हुआ है। ये क्या है? ये गरीबों को नहीं हो रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल करने की हिम्मत करी जा रही है। लोग ज्यादा से ज्यादा अमीर होने वाले अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बेचारे दबते जा रहे हैं। तो मजीद टैक्स नहीं लगने चाहिए। मजीद टैक्स नहीं लगने तो चाहिए। इसहाक डार साहब से क्या मुतालबा आपका? मेरा ये मुतालबा है कि कम से कम हमारे रमजान महीने की अशियाओं में कमी आनी चाहिए। कम से कम इस्लामी मुल्क के इस वजह से कमी का होना चाहिए, इस वजह से कि खाने पीने की अशियाएं जितनी भी फ्रूट वगैरह है, सब्जी वगैरह, ये खा सके लोग। कम से कम दुआ तो लग सके, कम से कम बरकती महीना, इतना रमजान का बरकती महीना आ रहा है। 10% से 17% टैक्स होने जा रहा है दूध, दही, मक्खन, चीज पर। तो क्या कहेंगे, इससे गरीब बंदा मुतासिर होगा? पाकिस्तान में कल टैक्स ही भरना है और तो कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। ये कह सकते हैं, टैक्स का रिटर्न नहीं, रिटर्न कोई भी नहीं है। तो इन पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है? नहीं लगना चाहिए। किस बात के टैक्स? हर चीज पे टैक्स ही टैक्स, कल टैक्स भरते और क्या इसमें रख गया। तो सर हुकूमत का तो मौकफ है, ये लग्जरी आइटम है, ये गरीब बंदा मिडिल क्लास यूज नहीं करता, इसलिए हम टैक्स लगा रहे हैं। दूध तो गरीब भी पीता है, अमीर भी पीता है,
उसमें काय की टैक्स तो ये लग्जरी आइटम नहीं है, नहीं है। टैक्स नहीं लगना। ये लग्जरी कहाँ से है? दूध कहाँ से लग्जरी आई? तो सर ये तो डॉक्टर साहब को बताएं ना आपके, ये लग्जरी आइटम है या नहीं, बताएं। वो तो हम बोले लग्जरी नहीं, दूध कहाँ से लग्जरी आ गया? बस ये हुकूमत है, जैसे चाहे कर सकती है। जी सर, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा, इसके ऊपर टैक्स लगना नहीं चाहिए। ये तो गरीब भी इस्तेमाल कर रहा है, अमीर भी इस्तेमाल कर रहा है। और टैक्सेस तो हम कितने दे रहे हैं? बिजली के बिल में टैक्सेस दे रहे हैं, गैस के बिल में टैक्सेस दे रहे हैं, हर चीज़ में तो टैक्स हम दे रहे हैं। नस का साबुन लेते हैं उसमें टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ के अंदर टैक्सेस है। आप देखें तो ज़रा सुपर स्टोर में जाएँ, जो भी चीज़ आप लेते हैं उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। भाई ये सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो सर ये बताएं कि गरीब बंदे पर टैक्सों का बोझ पहले ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, जहालत वैसी बहुत ज़्यादा है, बिजली का बहरान, उसका रेट भी बढ़ गया है। तो सर अगर मजीद टैक्सों का बोझ गरीब बंदे पर डाला जाएगा और ये खाने पीने के आइटम पर भी टैक्स लगेगा, तो गरीब बंदे का तो सब बेड़ा गर्क होना है फिर। बिल्कुल बेड़ा गर्क होगा, बिल्कुल। तो क्या करेगा वो, ये बताएं आप मुझे। ये जो चोरी चकारी हो रही है, पहले हो रही थी, अब अल्लाह का शुक्र है अमन है, फिर ये मजीद बढ़ेंगी। सर क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ ठीक है। प्राइस के लिए। तो आप समझते हैं कि जो गरीब बंदा जो जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहा है, उस पर जिस तेजी से टैक्सों में इजाफा हो रहा है, अमीर बंदा टैक्स नहीं देता, गरीब बंदे पर टैक्सों का बोझ है, तो ये जो डिवाइड है, ये जो गैप बढ़ रहा है अमीर और गरीब के दरमियान, और फिर उसकी पूरी कीमत गरीब बंदे से वसूल की जाती है, तो ये जुल्म है, ज्यादती है, ये क्या है? ये बिल्कुल ज्यादती है, इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। टैक्सेस वगैरह इन लोग, और ख़ास तौर पे कि गरीब की जो सैलरी है उसकी बढ़ानी चाहिए। सैलरी बढ़ेगी, जितने भी टैक्स आप लगाओ तो कोई मसला नहीं है उसके लिए। लेकिन सर यहाँ तो तनख्वाहदार तबका ज्यादा टैक्स देता है ना, आपकी और हमारी जेब से ज्यादा टैक्स जाता है। तनख्वाह में से आप तनख्वाह निकालने जाओ और अभी आप बैंक का अशर नशर देखो क्या खराब हुआ हुआ है, कारोबार सारा मुतासिर हुआ हुआ है। बाजार में मुझे लोग नजर नहीं आ रहे, दुकानें खाली हैं यहाँ पर। दुकानें बिल्कुल खाली हैं, कस्टमर कैसे आएगा? आप मुझे बताएं, टैक्स देगा, होल्डिंग टैक्स भरेगा, ये यहाँ पर धंधा करेगा? ये बताएं आप मुझे, कर ही नहीं सकता है ना। तो आप समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो मौजूदा हालात में जो मसाइल हैं, या आज से 3 साल पहले जो मसाइल थे गरीब बंदे के, उसमें मजीद इजाफा हुआ है या कुछ कमी आई? इजाफा हुआ है, कमी तो हुई नहीं। उसकी जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार हुक्मरान है, और कौन है? जो बैठे हैं वो लोग हैं। कोई फाइनली अब आप मुझे बताएं, आपको कोई उम्मीद है कि इस बजट में जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड क्लास के कोई मसाइल हल होंगे? जी, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, कोई हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी सर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही यार, लोग बेचारे परेशान हैं, रोते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये जो सर फूड आइटम्स पर हम जो खास तौर पर बात कर रहे हैं कि जो डब्बे का दूध है, जो चीज़ है, जो मक्खन है, जो देसी घी है, इस पर हुकूमत टैक्स लगाना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम 10 अरब रुपए मजीद इससे कमा लें। तो आप समझते हैं इससे मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा मुतासर होगी, मिडिल क्लास गरीब तबका? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी जो बेचारे रोज कमाते हैं कहाँ जाएंगे बेचारे? सब परेशान है, दलदल में बेचारे परेशान है, भाल बेचारे परेशान है, क्या करते हैं? सर हम राय ले रहे हैं कराची की मार्केटों में मुख्तलिफ लोगों की, तो जो डब्बे का दूध है, या जो मक्खन है, या जो चीज़ है, वो गरीब बंदा इस्तेमाल करता है? नहीं गरीब नहीं करता, नहीं करते। क्या मिडिल क्लास इस्तेमाल करती? मिडिल क्लास इस्तेमाल करती है। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, मगर मैं तो ये कहूँगा कि ये अपनी अय्याशियों के लिए जो सारा हमारे से टैक्स लेके अपनी अय्याशियाँ करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। तो सारा बटन हमारे भी डालते हैं। इसाक डार साहब ने पिछले बजट में कहा था कि ये जो दूध दही है, जो पैकेज्ड जो डब्बों में आ रहा है दूध, और इसके अलावा जो चीज़ है, जो मक्खन है, ये तमाम चीज़ें अमीर बंदा यूज़ करता है, लग्जरी आइटम है, तो गरीब बंदे के लिए नहीं है, इसलिए हम टैक्सेस लगा रहे हैं। हाँ, तो इनका मकसद ये है ना कि गरीब को गरीब से गरीब तर करना है और उनको मारना है, बस एक ही मकसद है इनका। ये सिर्फ 12 हुकाम जितने भी है ना, वो घर में बैठ के, एसी में बैठ के, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के अपनी अय्याशियाँ करनी है इनको, और आवाम को कोई परेशान हाल नहीं है इनको। तो सर ये जो डब्बे में आता है दूध या मक्खन आता है, ये गरीब बंदा या मिडिल क्लास के लोग जो है नहीं खाते? मिडिल क्लास तो जरूर खाते हैं, गरीब लोग तो इनको इतना मार के रखा है, वो कहाँ खाएंगे बेचारे। तो इससे कितने मनफी असरात पड़ेंगे? भाई पिसती जाएगी पब्लिक, और क्या, आवाम तो बिल्कुल मर गई है और मरेगी, और क्या इनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये तो बस सब चक्रों में लगे हुए, अपने अपने पानामा के और इनके चक्रों में लगे हुए, सबको उलझा के रखा हुआ है इन्होंने तो बस। तो आम बंदे के लिए जो हुकूमत ने जो रिलीफ देना है, आप समझते हैं कि इस बजट में हुकूमत दे सकती है या देना चाह रही है? देने का अनाउंसमेंट तो किया है, मगर मुझे लगता है इम्प्लीमेंट नहीं होगा इनके ऊपर, क्योंकि अभी इन्होंने बोल रहे थे कल के हम लोग इतने आइटमों पे सब्सिडी दे रहे हैं, मगर मुझे नहीं लग रहा कोई इम्प्लीमेंट होगा इन पे। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई होगी इनकी मेरे। तो अवामी बजट होगा ये?
नहीं नहीं, हमारा बजट क्या होगा? ये तो उनका बजट होगा, गवर्नमेंट का बजट होगा। ये अपने अपने मफाद के लिए बजट बनाएंगे। तो ये जो फूड आइटम्स हैं, ये जितने खाने पीने के आइटम है, दूध दही मक्खन चीज वगैरह, इस पे टैक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? टैक्स क्यों हो गई? हम हर आदमी गरीब भी खा सकते हैं। दूध तो हर चीज की जरूरत है ना, गरीब से गरीब तर भी होगा, छोटे बच्चे के लिए चाहिए होगा, आम चीजों के लिए, सबके लिए चाहिए होगा ना। वो तो बिल्कुल जरूरी चीज है ना, इसके लिए तो कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है इसमें तो कोई। गरीब बंदे को कोई मुस्बत तवक्कुआत हैं बजट से? क्या तवक्को होगी? सर हिसाब किताब कर रहे हैं, लेकिन गरीब बंदा कोई हिसाब किताब कर सकता है आमदन मिलने के बाद, जिस तरह के उसके अखराजात बढ़ रहे हैं? कुछ नहीं कर सकता जी, हालात और ख़राब ही नज़र आ रहे हैं लोगों को, कारोबारी हालात भी बहुत ख़राब हैं। अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि मार्केटें मुझे खाली नज़र आ रही हैं, दुकानों पर रश नहीं है। तो क्या गरीब बंदे की जो इस्तात है, जो कुव्वत खरीद है, वो मुतासर हो चुकी है, इसलिए दुकानों में रश नहीं है? ये बिल्कुल मुतासर हो चुके या कोई और वजह है? नहीं, ये मुतासर है, और दूसरी वजह शहर के हालात भी हैं। जब कारोबार जो है कराची शहर से बाहर शिफ्ट हो गया, अब हैदराबाद के कस्टमर, उसके सक्कर के कस्टमर अब कराची नहीं आ रहा है। कारोबार शिफ्ट हो रहा है यहाँ से? बहुत हालात ख़राब हो गए कारोबारी हालात। अब जो बाहर के इंटीरियर के जो लोग हैं ना, वो अब लाहौर की तरफ जाना पसंद करते हैं। सर ऐसे हालात में जहाँ कारोबार आप कह रहे हैं शिफ्ट हो रहा है, कुव्वत खरीद भी कम हो रही है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए कारोबारी तबके को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उससे रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, गरीब बंदे और महंगाई में कमी लाए ताकि गरीब बंदे की कुव्वत खरीद भी बढ़ सके और उन पर जो टैक्सों का बोझ है वो भी किसी हद तक कम हो सके? हुकूमत क्या करे इस बजट में? हुकूमत क्या करे? हुकूमत बस यही है कि अपने अखराजात कम करे, अय्याशियाँ ख़त्म करे। सारी अय्याशियाँ जो मिनिस्टरों की हो रही हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हो रही हैं, सारा पैसा तो वहीं जा रहा है और फिर रिश्वतों में जा रहा है। वो कम हो रही हैं, अय्याशियाँ कम हो रही हैं, बढ़ी हैं? कोई कम नहीं हो रही, बिल्कुल कम नहीं हो रही। तो फिर अगर अय्याशियाँ कम नहीं हो रही हमारे हुक्मरानों की, तो वो फिर बोझ गरीबों पर क्यों डाल रहे हैं? बिल्कुल गरीब, अब किस पे डालेंगे? गरीबों से वसूल करेंगे वो पैसे, यही हो रहा है। और सर अभी मेरे पास डेटा मौजूद है कि जो फ्लेवर्ड मिल्क है, दही है, चीज़ है, मक्खन है, क्रीम है, इस पर मजीद 7% टैक्स लगाया जा रहा है। 10% टैक्स था, अब 17% हो जाएगा। तो ये इसके कितने मनफी असरात आएंगे आपकी नज़र में? जुल्म है, गरीब आवाम के ऊपर जुल्म है। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, बच्चे को दूध चाहिए, हर घर की औरत घर की ज़रूरत है दही वगैरह की। अब इस पर भी अगर आप टैक्स वसूल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो क्या होगा? जुल्म ही होगा लोगों। तो सर ये दूध दही मक्खन पर अगर टैक्स लगेगा, इसका मतलब है गरीब बंदा ये ना पिए, अपने बच्चों का ना दे, फिर और क्या करे? पानी पे गुजारा करे, वो भी मयसर नहीं है कराची में। तो ताज़ा पानी फ्रेश, तो यानी आप ये कह रहे हैं जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें? जिन लोग इख्तियार में है, सब कुछ हाथ में है, उनको सोचना चाहिए। तो इसहाक डार साहब से आप क्या कहेंगे? वो बजट के प्रपोजल ले रहे हैं सब मिनिस्ट्री से, तमाम हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से। आपका एज गरीब पाकिस्तानी, गरीब कराचियाई, टैक्स पेयर, आपका क्या मुतालबा है इसहाक डार साहब से? यही मुतालबा है कि भाई अवाम का ख्याल करो, अपने अय्याशियाँ ख़त्म करो, लोगों की तरफ, बड़े लोगों की तरफ मत देखो, छोटे लोगों की तरफ देखो, उनकी ज़रूरियात क्या है। और बड़े लोगों की तरफ अगर देख रहे हैं तो उन पर शिकंजा जो है वो टाइट करें, उनसे टैक्स वसूल करें। जब टाइट करेंगे ना, जब अपना दामन साफ होगा, सारी बात तो ये है। जब खुद ही अपना दामन गंदा। हुकूमत खाने पीने के आइटम्स पर मजीद टैक्स लगा रही है, 10% से बढ़ाकर 17%। तो गरीब बंदे पर क्या मनफी असरात आएंगे? ये रमजान आ रहा है, इतनी महंगाई होगी, जिसकी सैलरी 9,000 है वो 15,000 का राशन भरेगा। आटा, चीनी, चावल हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर टैक्स खत्म करे, ये कम करे। दूध दही मक्खन और चीज वगैरह ये मिडिल क्लास गरीब बंदा ये खाता है? गरीब ले सकता है? नहीं ले सकता। दूध 80 रुपए किलो, 60 रुपए किलो से 80 रुपए किलो हुआ। तो सर अभी अगर इस पे टैक्स लगेगा तो कीमत और बढ़ जाएगी, 10-15 रुपए, 100 रुपए हो जाएगा। ये गरीब आदमी दूध नहीं ले सकता है। तो गरीब बंदे ने अपने बच्चों को दूध वो ना पिलाए, वो क्या करे? जहर पिला दे बेहतर। हुकूमत को चाहिए कि पानी के अंदर उधर से ही जहर डाले, सारी आवाम को खत्म करे, खुद सुकून से बैठे। इतने नाराज क्यों हैं? हुकूमत से नाराज क्यों आप? कोई सहूलत ही नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। हम पाकिस्तानी है, हमें एक सपोर्ट तो करे। क्या सपोर्ट करे गवर्नमेंट? क्या सपोर्ट? गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करे? हम चलते हुए भी डरते हैं, आते हुए भी काम पे डरते हैं कि कोई हमें लूट नहीं ले, या पुलिस वाले नहीं पकड़ लेवे, या 50-100 रुपया कोई ले नहीं लेवे। किसी चीज की सहूलत ही नहीं है। तो मजीद टैक्स नहीं लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, इसके खिलाफ। अगर टैक्स लग गए, मजीद टैक्स लग गए, तो फिर गरीब बंदा क्या करेगा? मर जाएगा। जी आप क्या कहें? हाँ सही है, ये जितनी महंगाई होगी तो गरीब आवाम तो पूछती रहेगी, और जितने बड़े बड़े करप्ट लोग तो उनको कोई पूछता ही नहीं। सर इसहाक डार साहब क्या करें? ये तो यार ये सब समझते हैं इनको क्या करना चाहिए। ये तो अपनी अपनी जेबें सब भर रहे हैं जितने भी सियासतदान हैं। तो कम से कम आप समझते हैं कि हुकूमत को जो खाने पीने के आइटम है गरीब बंदे के, मिडिल क्लास के, कम से कम उन पर मजीद टैक्स ना लगाए? बिल्कुल टैक्स नहीं लगाना चाहिए। जो रोजमर्रा के आइटम है, बेचारा गरीब आदमी कम से कम दालें खाता है, वो अभी इस काबिल भी नहीं रहा, वो बच्चों को दूध पिलाने के काबिल। 190 रुपया धुली हुई दाल है,
जो 90 रुपए किलो दाल थी, आज वो 190 रुपए किलो दाल है। चने की दाल 210 रुपए किलो। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर निकलो। नहीं भाई, हमारे पहुंच से तो बाहर है। हम 20 रुपए की दाल लेते हैं, 30 रुपए का चावल लेते हैं, तब जाके बच्चों को खिलाते हैं। तो सर इसहाक डार साहब तो पिछले साल बजट में कह रहे थे कि जो डब्बे का दूध है या जो दही है या जो मक्खन है वो मिडिल क्लास बंदे के लिए नहीं है, वो लग्जरी आइटम है। वाकई ये दुरुस्त है? नहीं अभी ये भाई ये सब समझते हैं, लेकिन ये सिर्फ गरीब आवाम को पीसते जा रहे हैं, इनके जेबें भरती जा रही हैं। आप तो दूध दही की बात करते हैं, यहाँ लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है, आता है तो वो भी गंदा। अभी गरीब आदमी तो बेचारा जैसे जैसे पी लेता है, लेकिन बड़े लोग गंदा पानी तो हुक्मरानों का मसला नहीं है ना, वो तो मिनरल वाटर पीते हैं। वो तो पीते हैं, लेकिन वो उनके हाथ में तो सब कुछ है ना, कुछ देखे तो सही कि मुल्क में क्या हो रहा है। सर गवर्नमेंट जो है फूड आइटम्स पर मजीद टैक्स ऐड करना चाह रही है। 10% से 17% टैक्स जो है वो लगा रही है हुकूमत, दूध पर, दही पर, मक्खन पर, पैकेज्ड तमाम मिल्क पर, जिसमें फ्लेवर्ड मिल्क हैं, सारी चीज़ें। जी हाँ, तो इसके कितने मनफी असरात पड़ेंगे मिडिल क्लास पर? ज़्यादा मनफी असरात पड़ेंगे इस पर। इसकी वजह यह है कि ये तो रोज़मर्रा आम सी चीज़ है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो आम आदमी पर काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ का। हुकूमत को पहले तो ये है कि उन लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए जो वैसे बड़ी बड़ी हैं, मतलब जो तालाब की बड़ी बड़ी मछलियाँ, उन पर टैक्स लगाना चाहिए, उनसे रेवेन्यू हासिल किया जाए। अगर उनसे रेवेन्यू हासिल नहीं किया जाएगा तो फिर ये तो छोटे आदमी के साथ जुल्म है। तो सर उनसे तो हासिल नहीं हो रहा ना। पैनामा लीक्स में आप देख लें, अरबों डॉलर पैसा बाहर गया, कोई पूछने वाला नहीं, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर नहीं हो रही। जो आज हवाला हुंडी से पैसा बाहर जा रहा है उसको भी हम रोक नहीं सकते, कवानीन कमज़ोर हैं, इदारे बेहतर है नहीं, गवर्नेंस का निज़ाम ख़राब है। सिंध के अंदर आप देख लें, कराची को अरबों रुपया डेवलपमेंट स्कीम का अनाउंस होता है, लेकिन यहाँ पर लगता नहीं। तो पॉइंट ये है कि गरीब के मसाइल तो नहीं हल हो रहे ना सर। अब मजीद टैक्सों का बोझ अगर डलेगा तो ये डिजास्टर होगा। बिल्कुल डिजास्टर होगा, टोटली डिजास्टर होगा। इससे आम पब्लिक बहुत मुतासिर होगी। और तो कम से कम इसहाक डार साहब क्या कर सकते हैं गरीब बंदे की? सब्सिडी देनी चाहिए इन सब चीज़ों पर, और इन पर टैक्स डालने के सब्सिडी दी जाएगी, आम आदमी की ज़िंदगी पर कम से कम बोझ पड़े। ठीक है, तो कितनी सब्सिडी फूड आइटम्स पर, जिसमें दूध है, दही है, मक्खन है, जो रोजमर्रा की चीज़ % देनी चाहिए? 22-25%, 50 to 25%। आप समझते हैं कि इससे जो मिडिल क्लास है और पिस जाएगी? जी सर, ये तो बिल्कुल बेहतर है कि मिडिल क्लास और पिसेगी। वैसे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वैसे ही आवाम के साथ इतनी बेरोजगारी वगैरह चल रही है तो टैक्स वगैरह नहीं लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो गवर्नमेंट तो सर कह रही है कि ये तो अमीर तबका इस्तेमाल करता है, जो डब्बे का दूध है या जो मक्खन है या ये तमाम चीज़ें, दही है। तो वाकई ऐसा है, ये मिडिल क्लास इस्तेमाल नहीं करती दही? जैसे ऐसा अगर लोग मिडिल तबका जो है जो वो भी इस्तेमाल करता है इस दूध को, लेकिन जो अमूमन जो दूध दुकानों में बिकता है उस पर भी टैक्स लगा के वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि सिर्फ अमीर तबका इस्तेमाल करता है, गरीब तबका भी इस्तेमाल। लेकिन सर यहाँ पर मर्दमशुमारी तो हुई नहीं ना। हम कैसे वसूख से कह सकते हैं कि एक आइटम जो है वो सिर्फ अमीर बंदा यूज़ करता है, दूसरा आइटम गरीब बंदा यूज़ नहीं कर सकता? मर्दमशुमारी कराएंगे बेहतर तो हमें पता चलेगा कितने अस्पताल हैं, कितने स्कूल चाहिए, कितने खाने वाले हैं, कितनी चीज़ें खर्च होनी चाहिए। तो डेटा तो हमारे पास है नहीं, तो इसहाक डार साहब कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जो डब्बे का दूध है या डब्बे का जो मक्खन है वो अमीर बंदा यूज़ करता है, लग्जरी आइटम है, वो मिडिल क्लास यूज़ नहीं करता? सर डेटा तो जब आप खुद निकालेंगे तो निकलेगा ना। ये तो सिर्फ कहने की बात नहीं कि डेटा नहीं है, ये तो सब इनका अपना होना चाहिए ना। जब इनको मालूम जब ही होगा जब डेटा निकालेंगे, मर्दमशुमारी करेंगे तो कहने की बात नहीं ये कि सब सबका इस्तेमाल करता है, सब तबके इस्तेमाल करते हैं। तो टैक्स नहीं लगना चाहिए? टैक्स नहीं लगना चाहिए सर। 17% टैक्स कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों पर, तो महंगाई आएगी फिर? जी सर, महंगाई तो बढ़ेगी, जब टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो ये बात समझ नहीं आ रही डार साहब? डार साहब को अब तो समझना चाहिए, और गरीब आवाम की फिक्र। कौन समझाए सर उनको? सब वो समझदार है, वजीर हैं, वो ज़ाहिर वजीर रह चुके हैं। तो अवामी मसाइल को तो नहीं समझ रही फाइनेंस मिनिस्ट्री या वफाकी हुकूमत, ना सूबे बेहतर तौर पर काम कर रहे हैं, ना वफाकी हुकूमत काम कर रही है। टैक्सों का 500 अरब रुपए का नया बोझ, तैयार हैं सर उसके लिए? अभी क्या करे, गरीब आवाम तो दबकी है बेचारे। आप तैयार हैं? हम लोग तो टैक्सों के बोझ के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार नहीं है। इसहाक डार साहब जो है चक्कर चला रहे हैं, आवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। इस तरह का बोझ आवाम के ऊपर नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी और पिस जाएगा, गरीब आदमी के ऊपर और बोझ हो जाएगा। वैसे ही बेरोजगारी से लोग दो चार होने की वजह से बेचारे खुदकशियाँ कर रहे हैं। इसहाक डार को चाहिए कि खुदा के लिए रहम किया जाए, इस पे हमारे पर इतना बोझ ना डाला जाए जो गरीब आवाम अदा ना कर सके। तो सर ये हर साल हर बजट में नए टैक्सों का बोझ गरीब आवाम पर पड़ता है। हम यही कहते हैं कि गरीब बंदा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता।
लेकिन सर ये कैसा पाकिस्तानी गरीब बंदा है कि हर दफ़ा ये बोझ बर्दाश्त कर लेता है? फिर गरीब को इतना ही मालूमात नहीं है, ये लोग जो है ना चाहते हैं कि गरीब की जो जेब में 50 का नोट भी है वो भी निकाल लिया जाए। ये टैक्सों की चोर बाजारी है। इशाक डार जो है ना हर चीज़ में नाकाम हो गया। इशाक डार जो चाह रहे हैं, और सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत तो बेचारी उनकी मुतहद है, वफाकी हुकूमत जो भी नहीं सर, सूबाई हुकूमतों के पास फंड ज्यादा हैं वफाक से, ज़्यादा है, लेकिन हमारी कहाँ सूबाई सैलरी कहाँ पेश कर रही है। ठीक है, वो भी यही बोलती है ये ऊपर से जो फैसला आया वो तो भी। सर ये 10 अरब के जो टैक्स हैं फूड आइटम्स पर, दूध दही मक्खन और चीज़ वगैरह पर, ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इस तरह के बोझ किसी तरह भी गरीब के ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है जी सर, आप क्या कहेंगे? महंगाई हो रही है बहुत, लाइट है ही नहीं, आवाम कहाँ परेशान है सारी। ये खाली टैक्स लगा के खड़ा हुआ है, वफाक में बैठा हुआ है, पूरा सिंध को लपेट में लेके कुछ नहीं हो रहा। जो बिल 10,000 वाला है 15,000, 15,000, 20,000 तक है, लाइट है ही नहीं 24 घंटा। तो पिछले 3 साल में रिलीफ मिला आपको कोई? पहले था नहीं, ये इतना जुल्म नहीं था जो अभी हो रहा है लाइट का, इतना बोरा नहीं था जो। लोड शेडिंग कितनी हो रही है? 24 घंटे लोड शेडिंग है, कहाँ है लाइट? 24 घंटे लोड शेडिंग है, लाइट है ही नहीं बिल्कुल हमारे इलाके में, कहीं भी लाइट तो नहीं। सर ये जो नए टैक्स आ रहे हैं, ये टैक्सों का बोझ तो आवाम पर आना है, गरीब आवाम पर, तो उसके लिए तैयार हैं आप? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए। तो इसाक डार साहब ये जो 10 अरब के टैक्स लगाने का सोच रहे हैं फूड आइटम्स पर खास तौर पर, ये लगने चाहिए या नहीं? नहीं लगने चाहिए। इसाक डार ने पहले ही लगा दिया, अभी क्या लगाएगा? आवाम का सांस निकाल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हमने बात की फूड आइटम्स के हवाले से। गवर्नमेंट डेयरी सेक्टर पर दोबारा से 10 अरब रुपए के नए टैक्सेस जो है वो लगाना चाह रही है, और लास्ट ईयर हमने देखा कि डेयरी सेक्टर जो है वो जीरो रेटिंग रिजीम के अंदर था, जिसका मतलब ये है कि उस पर नए टैक्सेस नहीं लगेंगे, और इस साल जो है उसको जीरो रेटिंग रिजीम से निकाला जा रहा है। सो जो लग्जरी आइटम्स की डेफिनेशन के अंदर तमाम जो प्रोडक्ट्स आती हैं, जिसमें फ्लेवर्ड मिल्क है, जिसमें दही है, दूध है, मक्खन है, चीज़ है, ये तमाम आइटम जिसको बहुत बड़ी पाकिस्तान की मिडिल क्लास भी इस्तेमाल करती है, उस पर तकरीबन 10 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। सो 10% से बढ़कर ये टैक्सेस 17% हो जाएंगे। सो पाकिस्तान का डेयरी सेक्टर जो है उस पर मजीद टैक्सेस जो है वो लगेंगे, और जिससे मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है खुसूसन ज़्यादा पिसेगा। सो गवर्नमेंट के इस प्लान की वजह से काफ़ी हद तक शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं, और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर, बहुत सारी मार्केट्स के अंदर जो कीमतें हैं दूध दही मक्खन की वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अगर गवर्नमेंट जो है वो बेहतर तौर पर रिफॉर्म्स नहीं लाएगी टैक्स के अंदर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और जो अशराफिया है उस पर टैक्सों की जो गिरफ्त है वो मजबूत नहीं करेगी, तो बोझ जो है वो सारे का सारा गरीब और मिडिल क्लास पर डाइवर्ट होगा, और जिसके काफ़ी हद तक खदशात हैं। और अगर ऐसा होता है तो महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा। 52 अरब लीटर पाकिस्तान दूध पैदा करता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसमें 1 लीटर भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो ना तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ना हमने बेहतर तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तौर पर की है, और ना ही हम टैक्स रिफॉर्म्स को बेहतर तौर पर इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। और यही वजह है कि माशी तरक्की के जो हदफ हैं वो भी हम अचीव नहीं कर पा रहे, और रिजल्टेंटली ये हो रहा है कि मिडिल क्लास पर टैक्सों का बोझ बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो डेयरी सेक्टर पर मजीद मनफी असरात पड़ते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी कि ये महंगाई का तूफान अगर बरपा होता है तो ये कब तक थमेगा, क्योंकि आगे रमज़ान की भी आमद है, और रमज़ान में जो कंजम्पशन है तमाम फूड आइटम्स की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके मल्टीप्लाइंग इफेक्ट्स जो हैं वो आगे आने वाले दिनों में महंगाई की सूरत में देखे जा सकते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ। आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।